वेलकम डियर फ्रेंड। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, उससे रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो बैंकिंग एग्जाम हो या स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, इधर एमपीपीएससी में ये टॉपिक स्पेशली दिया हुआ है बैंकिंग और उससे रिलेटेड हिस्ट्री, और चाहे आप बैंक पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए आरबीआई से रिलेटेड टॉपिक के लिए सफिशिएंट रहेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और यहीं से आरबीआई से रिलेटेड जितने भी जीके के क्वेश्चन है आपके बन जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो हिस्ट्री है वह ब्रिटिश हुकूमत के दौरान यहाँ पे इसकी इस्टेब्लिशमेंट होता है। इसकी स्थापना जो होती है वो एक एक्ट के अकॉर्डिंग होती है और यह एक्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था। इस एक्ट का नाम था आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। अब इस एक्ट को बनाने के लिए एक समिति और एक आयोग को स्थापना होती है। समिति होती है केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति, केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति। दोस्तों कभी पूछे किस समिति की सिफारिश पे हुआ, तो केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति यानी कमेटी कौन सी है, सेंट्रल बैंकिंग इन्वेस्टिगेशन कमेटी। और अगर आयोग पूछे तो हिल्टन यंग आयोग, हिल्टन यंग आयोग यानी हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन के आधार पर आरबीआई एक्ट बनता है। अब ये हिल्टन यंग कमीशन जो बना था, इसने एक बुक को ही बेस बनाया। उस बुक के रचयिता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, मुझे माफ करना, भीमराव अंबेडकर। देखिए, संविधान के निर्माण में बाबा भीमराव अंबेडकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसी प्रकार से आरबीआई की स्थापना में भी इनका इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा योगदान है। कैसे है? भीमराव अंबेडकर साहब ने किताब लिखी, उस किताब का नाम था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, ठीक है ना। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द सोर्स एंड द सॉल्यूशन, इससे पूरा किताब का नाम है। आपको हेडिंग से ही ऑप्शन मिल जाएगा, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। इस किताब में ही भारत में बैंकिंग व्यवसाय कैसा हो, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा हो, वो सारा लिखा हुआ था। तो इसी किताब को पढ़ करके इसके अंदर जो जो अच्छी बातें सारा कंसाइज करके हिल्टन यंग कमीशन ने अपना एक ड्राफ्ट बनाया और उस ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग ही आरबीआई एक्ट 1935 बना। ठीक है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, किताब का नाम याद रख लेना, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। ओके, आगे देखते हैं। अब इसकी जो स्थापना होती है, आरबीआई एक्ट आया, अब इसकी स्थापना देखते हैं कि स्थापना संबंधित क्वेश्चंस भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्थापना को देखते हैं, आरबीआई की स्थापना। आरबीआई की स्थापना आरबीआई एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 1935 को होती है। ठीक है, 1935 में अप्रैल 1 को होती है, फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है। और इसका जो मुख्यालय रहता है इनिशियल 2 सालों के लिए 1935 से 1937 तक कोलकाता में रहता है। उसके बाद 1937 में इसका मुख्यालय हो जाता है मुंबई। तब से आज तक इसका मुख्यालय मुंबई में ही, तो प्रारंभिक मुख्यालय इसका कोलकाता था और 1937 में वहाँ से इसको शिफ्ट किया गया। अब आगे देखते हैं। देखिए, जब ये बना तो उस समय ये प्राइवेट एजेंसी या प्राइवेट बैंक था और इसके जो पहले गवर्नर थे, गवर्नर को देख लेते हैं। जो पहले गवर्नर थे इसके, यानी कि 1 अप्रैल 1935 से, उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। इसके आरबीआई के पहले गवर्नर थे ऑसबोर्न स्मिथ। दूसरे नंबर के टेलर साहब थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। पर तीसरे नंबर के जो बने 1943 में बने थे, उनका नाम था सी.डी. देशमुख। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ये आरबीआई के 3rd नंबर के गवर्नर थे। 1943 में इन्होंने गवर्नर का पद मिला और ये 1949 तक रहे। देखिए, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं। आरबीआई के प्रथम गवर्नर हो गए सर ऑसबोर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर हो गए देशमुख, सी.डी. देशमुख। प्रथम भारतीय है लेकिन आरबीआई के 3 नंबर के गवर्नर थे। अब स्वतंत्रता देखिए, 1943 से 1949 के बीच में 1947 की डेट आती है जब देश आज़ाद हो जाता है। तो अगर पूछे स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर, वो भी सी.डी. देशमुख साहब थे। प्रथम भारतीय गवर्नर, वो भी सी.डी. देशमुख साहब थे। अब देखिए, आगे देखते हैं। सी.डी. देशमुख साहब के टाइम पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क हुआ कि ये तो प्राइवेट बैंक था, लेकिन देश आज़ादी के बाद 1 जनवरी, डेट याद बिल्कुल रखिएगा आप, 1 जनवरी 1949 को इस आरबीआई का हो जाता है नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण होने के बाद यह बन जाता है राष्ट्र की संपत्ति 1 जनवरी 1949 को। उस समय में भी गवर्नर कौन रहते हैं? यही सी.डी. देशमुख साहब रहते हैं। तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण होता है वह सी.डी. देशमुख के समय होता है, तीसरे गवर्नर के समय होता है। अब गवर्नर में और देखते हैं, वर्तमान में इसके जो गवर्नर है वो शक्तिकांत दास साहब। वर्तमान में जो गवर्नर है इसके, वह वर्तमान के जो गवर्नर है वो शक्तिकांत, मैं वापस से लिख देता हूँ। वर्तमान गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास।
ये आज की डेट की बता रहा हूँ मैं, आज की डेट हो रही है 14 मई। ठीक है, जब भी आप एग्जाम देने जाओ जरूर देख लेना कि चेंज तो नहीं हो गए, करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं। शक्तिकांत दास। अब आरबीआई के गवर्नर में एक इंपॉर्टेंट नाम भी जुड़ता है जो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वह भी आरबीआई के गवर्नर रहे, वह इन आरबीआई के 15वें नंबर के गवर्नर थे। ठीक है ना, तो कभी आ सकता है क्वेश्चन, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन 15वें नंबर के जो गवर्नर थे वह भारत के जो प्रधानमंत्री रहे, ये 25वें नंबर के उर्जित पटेल साहब है, और 15वें नंबर के वो थे, क्या नाम था उनका, डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब ये तो गवर्नर से रिलेटेड बात हो गई। अब इसके थोड़ा और आगे देखते हैं कि आरबीआई के उद्देश्य क्या थे, क्यों इसकी स्थापना करी, मतलब राष्ट्रीयकरण वाले उद्देश्य देखेंगे, और फिर इसके कार्य देखेंगे कि आरबीआई क्या काम करता है, और फिर वो देखेंगे कि आरबीआई का क्या कार्य नहीं कर सकता, मतलब आरबीआई के कौन से काम नहीं है, आरबीआई नहीं कर सकता वो काम कभी भी, कौन से कार्य करता है और उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य को देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। तो देखिए आरबीआई के जो उद्देश्य है ना, तो फाइनेंस को रिलेटेड जो आप माइंड में सोच सकते हो कि देश के अंदर वित्त की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो भी आप सोचोगे अच्छे वर्क, वो सारे इसके उद्देश्य हो जाएंगे। जैसे क्या है, साख और मुद्रा नीतियों में सामंजस्य लाना। साख का मतलब होता है देश के अंदर क्रेडिट, यानी कि पैसा कितनी उपलब्धता है, किस रूप में, किस ब्याज से मिल रहा है। साख और मुद्रा की नीतियों में सामंजस्यता लाना कि पैसा इतना ज़्यादा भी ना हो जाए देश में किसी की वैल्यू ना रहे, और इतना कम भी ना रहे कि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ जाए। तो साख या मुद्रा की नीतियों में सामंजस्य लाना। कृषि साख का विकास करना। देखिए कृषि विकास करना, तो कृषि का विकास ये कोई एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम से ना होकर के एग्रीकल्चर को फाइनेंस के टर्म में हेल्प करता है। तो कृषि साख का विकास करना। उसके बाद लोगों में बचत की आदत बढ़ाना। ठीक है, अब लोगों के पास जो बचत आई है, अब बचत को निवेश में कैसे कन्वर्ट हो, वो सारे उपाय करना। इसके अलावा गरीबी, बेरोजगारी, पर्यावरण संरक्षण का विकास करना, पर्यावरण संरक्षण करना, ये सारे इसके कार्य आ जाएंगे। ठीक है ना, गरीबी को कम करना, बेरोजगारी को कम करना, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण करना, क्योंकि देखिए आगे मैं पढ़ाऊंगा इसके अंदर पर्यावरण संरक्षण करना, ये सारे भी इसके कार्य हो, ये डिफरेंट टाइप से काम करता भी है, ये आगे अपन कार्य में देखेंगे। तो ये सारे इसके साथ जोड़ना है, केवल और केवल पैसों को छापना और बैंकिंग कार्य ही इसके उद्देश्य नहीं थे, ये सारे काम करना कि अल्टीमेटली देश को फाइनेंशियली ओवरऑल डेवलप करना। क्योंकि हर चीज़ में, जैसे बेरोजगारी एक सामाजिक समस्या है, लेकिन पैसों से ही तो दूर होगी, उनको रोजगार मिलेगा, तो पैसा मतलब आरबीआई का रोल इसके अंदर आ जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए भी क्या होता है, बहुत सारे पर्यावरण से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी होती है वो सब्सिडाइज मिलती है, उसमें इंटरेस्ट बहुत कम लगता है, तो पर्यावरण संबंधी इस प्रकार से हेल्प करता है। तो ये सारे काम इसके उद्देश्य हो जाएंगे। ओके, अब उद्देश्य के अलावा इसके कार्य देखते हैं अपन कि कार्य क्या है। तो देखिए फ्रेंड, आरबीआई के जो कार्य है ना, आरबीआई के पूरे कार्य को दो भागों में हम बांट करके देख सकते हैं। अगर आप सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हो तो आप इस प्रकार से इसको आंसर को लिखना, आरबीआई की कार्य दो भागों में बांट कर देखा जाए। एक तो होता है सामान्य बैंकिंग कार्य, सामान्य बैंकिंग कार्य, एक हो जाता है इसके विकास संबंधी कार्य। तो सामान्य बैंकिंग कार्य में क्या है, जो आप अभी तक पढ़ते आए हो, मतलब सरकार, ये क्या है, बैंकों का बैंक है, सारे बैंकों खाते किसमें होते, पैसा कहाँ से मिलता है, बैंकों का बैंक। फिर उसके बाद सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सरकार का बैंक है। सरकार के बैंक के बाद नोटों का निर्गमन करता है। कौन से, 1 रुपये के सिक्के और सारे सिक्के और 1 रुपये के नोट को छोड़ करके सारे नोटों का निर्गमन, यानी नोटों को छापता है, नोटों का मतलब प्रिंट करना, नोटों को छापना। उसके अलावा देखिए, नोटों को छापने के अलावा जो नोट खराब हो जाते हैं ना, उन नोट को भी अपन बैंक में जमा करते हैं, खराब नोट को, तो नोटों को नष्ट करना भी आरबीआई का कार्य है। ठीक है, लीगली यही नष्ट कर सकता है नोटों को, तो नोटों को नष्ट करना भी आरबीआई कार्य है। तो इस प्रकार से सरकार को बैंक मतलब मौद्रिक नीति के निर्माण में, मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मौद्रिक नीति का निर्माण भी आरबीआई का मुख्य कार्य है। तो ये सारे आरबीआई के बैंकिंग संबंधी कार्य हो जाएंगे। ठीक है ना। अब विकास संबंधी कार्य क्या हो गए, विकास संबंधी कार्यों में देखिए मुद्रा बाजार का विकास करना। मुद्रा बाजार का विकास इस प्रकार से करना है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग फैसिलिटी मिले। अपन देखते हैं ना, एयरटेल पेमेंट बैंक या नए नए बैंक आ गए वर्तमान में, ये सब आरबीआई के उद्देश्यों के तहत ही गठित किए गए हैं कि लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करवाओ। उसके अलावा लोगों को बचत का प्रोत्साहन देना, फिर बचत हो गई तो उनको निवेश में कैसे बदले, तो म्यूचुअल फंड्स वगैरह जो देखते हैं वो भी इसके तहत रेगुलेट होते हैं। उसके अलावा पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करना, ये इसके विकास संबंधी कार्य हो जाएंगे। बेरोजगारी रोकना, रोजगार में वृद्धि करना, ऐसी पॉलिसी बनाना जिससे रोजगार बढ़े। ठीक है ना, ये सारे इसके विकास संबंधी कार्य हो जाएंगे। अब एक कार्य और है इंपॉर्टेंट, वो जरूर देखना कि ये तो सारे अपन 4 में से अगर एक ऑप्शन लगाना हो तो मिल जाता ऑप्शन आसानी से, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो एक ये है कि आरबीआई क्या करता है कि जो फॉरेन ट्रेड होता है, मतलब विदेशी व्यापार जो होता है,
तो विदेशी व्यापार कितना हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, उसके जो आंकड़े होते हैं, डाटा होते हैं, उनका प्रकाशन जो होता है, मतलब उन डाटा का पब्लिकेशन जो होता है वो आरबीआई के माध्यम से होता है। ये यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखिएगा आप। क्यों होता है? क्योंकि फॉरेन ट्रेड जो होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है। फॉरेन करेंसी को रेगुलेट करने का काम आरबीआई के पास है, ठीक है ना। मतलब विदेशी मुद्रा का, या फिर देखा ना, मुद्रा का विनियमन करना, तो कार्य में एक और लिख लिया आप, विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करना और मुद्रा का नियमन करना, ठीक है ना। कितनी करेंसी छपेगी, कितनी रेट पर मार्केट में अवेलेबल रहेगी, वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आगे आगे पढ़ेंगे, वहाँ पे हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा विकास संबंधी कार्य और सामान्य बैंकिंग कार्य, ठीक है। अब बात करते हैं आरबीआई कौन से कार्य नहीं करता है। आरबीआई के कार्य नहीं है, आरबीआई क्या कार्य नहीं कर सकता। तो इंपॉर्टेंटली आप देख लेते हैं कि आरबीआई कभी भी व्यक्तिगत लेन देन नहीं करता है, ठीक है ना। आप में से, हम में से किसी का भी खाता आरबीआई में नहीं है, ना ही किसी सरकार के व्यक्ति का है। मतलब भाई भारत सरकार का होगा, राज्य सरकार का होगा, लेकिन भारत सरकार के प्रधानमंत्री से उसका व्यक्तिगत खाता नहीं होता वहाँ पे, तो व्यक्तिगत लेन देन नहीं करता है। दूसरा एक और है कि ये बिना प्रतिभूति रखे कभी भी लेन देन नहीं करता है। किसी की गारंटी पे या फोन पे बात नहीं करता है कि आप इस सरकार को इतना लोन दे दो, उससे सिक्योरिटी रखवाएगा, सिक्योरिटी रखने के बदले में ही यह पैसा देता है। बैंकों से भी ये सिक्योरिटी रखवाता है, उसके बदले में पैसा देता है। और तीसरा ये काम हो जाता है इसका कि यह देश की साख के विपरीत, देश की साख को मैं आगे समझाऊंगा, शब्द आएगा, क्रेडिट बोलते हैं इसको। तो क्रेडिट और मनी दोनों डिफरेंट बात होती है, ठीक है ना। तो देश की साख के विपरीत कार्य नहीं करता है। मतलब कैसे हो जाता है कि कोई ऐसे गैम्बलिंग टाइम के ऐसे कोई पॉलिसी नहीं लाएगा कि आप 10 दिन में पैसा डबल हो जाएगा वगैरह वगैरह। तो कुछ भी ऐसी कभी पॉलिसी नहीं लाता है। और अगर कोई विज्ञापन लाता भी सही, तो आरबीआई उसको दिशा निर्देशित करता है कि आप वित्तीय जोखिम अगर इसमें शामिल है तो आप अपने दर्शकों को या अपने पाठकों को स्पष्ट रूप से बताएंगे कि इस कार्य में वित्तीय जोखिम शामिल है। तो कभी भी इस शाखा के विपरीत कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। ये बात हो गई। पहले जम्मू कश्मीर के कार्य भी नहीं करता है, लेकिन अब तो खैर वो पॉइंट रिलेवेंट नहीं बचा है। तो ये 3 कार्य आरबीआई नहीं करता है। तो अपन देखा यहाँ पर कि आरबीआई क्या कार्य करता है, क्या नहीं करता है, और इसके उद्देश्य क्या है। अब आगे देखते हैं कि आरबीआई वर्किंग प्रोसेस क्या रहती है इसकी। तो आरबीआई के दोस्तों अभी क्या है कि इसके गवर्नर होते हैं, तो इसका एक निदेशक मंडल होता है, निदेशक मंडल होता है। निदेशक मंडल के बाद स्थानीय बोर्ड होते हैं इसके, पूरे देश में किस प्रकार से कार्य करता है। ऐसा नहीं कि केवल अकेला कार्य मुंबई से ही हो रहा है। और फिर इसके क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, इनके माध्यम से आरबीआई पूरे देश में कार्य का संचालन करता है। तो जो निदेशक मंडल होते हैं उसमें आरबीआई का एक गवर्नर और अधिकतम 4 जो होते हैं इसके उप गवर्नर यानी कि डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, 1+4। निदेशक मंडल में क्या है, एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के जो फाइनेंस से रिलेटेड व्यक्ति होते हैं, सरकार के द्वारा नामित व्यक्ति, वो भी इसके सदस्य होते हैं। लेकिन ये 1+4 की व्यवस्था है, एक गवर्नर 4 उप गवर्नर, अधिकतम 4 हो सकते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनकी नियुक्ति करती है केंद्र सरकार। ये बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, कौन नियुक्त करे, केंद्र सरकार। स्थानीय बोर्ड देखते हैं। स्थानीय बोर्ड क्या हो गया कि 4, ये तो मुख्य हो गया मुंबई में, देश के 4 महानगरों में भी इसके स्थानीय बोर्ड है, ठीक है। जो जहाँ पर एक जो में 4 जो उप गवर्नर बताए ना, वो चारों अलग अलग जगह बैठते हैं, ठीक है ना। तो चारों महानगरों में जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, चारों में ये स्थानीय बोर्ड है। और क्षेत्रीय बोर्ड क्या होता है कि देश में करीब वर्तमान में 29 स्थानों पर, ज़्यादातर जो राज्यों की राजधानियां हैं वहीं पर 29 स्थानों पर इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। तो इसी के माध्यम से जो आरबीआई है यह पूरे देश में मतलब फाइनेंस से रिलेटेड अर्थव्यवस्था को विकास और नियंत्रित करने का कार्य आरबीआई ये करता है। तो यहाँ से रिलेटेड तो सारे ये पॉइंट हो गए। आरबीआई के गवर्नर के क्रम और उसके अंदर ज़्यादा आपको एनर्जी लॉस करने की जरूरत नहीं है। और ये जरूर देख लेंगे शक्तिकांत दास जो है वर्तमान के गवर्नर है। जब एग्जाम दे रहे हो, जब भी आपकी एग्जाम रहे, तो ये देख लेने का अभी वर्तमान में है या नहीं है, वो करंट अफेयर का क्वेश्चन आपका बन जाएगा इसके अंदर। अब देखते हैं कि आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है और कृषि वर्ष, दूसरे जो बैंकों के वर्ष होते हैं, उसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, वो एक एक करके कवर कर लेते हैं। आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है यानी आरबीआई का लेखा वर्ष, वह 1 जुलाई से प्रारंभ होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा आप। तो आखिरी डेट कौन सी हो जाएगी, 30 जून हो जाएगी। तो आरबीआई वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होता है, 30 जून होता है। प्रारंभिक दिन कौन सा होता है, 1 जुलाई होता है। जो आरबीआई का वर्ष होता है वही भारत में कृषि वर्ष भी होता है। एग्रीकल्चर ईयर भी 1 जुलाई से शुरू होता है। यहाँ पे भी आपको काम बन जाएगा सेम। अगर पूछे कि भारत में बैंकिंग वर्ष या वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर, तो वो आपको सबको पता है, वो फिर 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है और लास्ट डेट होती है 31 मार्च। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आप गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी गलत हो सकता है। ओके।